अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिस्ट्री हमारे साथ। दोस्तों, इनकलाबी लीडरों और कारकुनों ने मुत्तहिदा बगावत की स्कीम बनाई थी और उसके लिए 31 मई 1857 ईस्वी की शाम मुकर्रर की गई थी, मगर मीरठ में तारीख़ मुकर्ररा से पहले ही बगावत फूट पड़ी और इस तरह तमाम बनी बनाई स्कीम मलियामेट होकर रह गई। 23 अप्रैल से मीरठ में आग लगने की वारदातें शुरू हो गई थीं। चुनाचे 23 अप्रैल को सिमत के खेमे और अस्पताल में आग लगी और 24 अप्रैल को हिंदुस्तानी सिपाहियों ने नए कारतूस लेने से इनकार किया, मगर उनके उस आजिज़ाना एतराज़ ने अंग्रेज़ अफसरान को चिराग पा कर दिया। 6 मई को वो फिर जमा किए गए। गोरा फौज मुसल्ला होकर खड़ी हुई, तोपखाना जमाया गया और हुक्म सादिर हुआ कि कारतूस काटना पड़ेंगे। हिंदुस्तानी अफसरों ने माजरत की कि सरकार माफ़ कर दीजिए, मगर फिर वही हुक्म सादिर हुआ। फिर आजिज़ाना इनकार था, हुक्म फिर दिया गया। सिपाही कारतूस छूने को भी तैयार नहीं थे, लिहाजा हथियार ले लिए गए, घोड़ों से उतार दिया गया। 90 में से 85 हिंदुस्तानी फौजी अफसरान जो कारतूस छूने से इनकारी थे छावनी भेज दिए गए और कोर्ट मार्शल शुरू हुआ। उस दौरान में रोज़ाना रात को सरकारी दफ्तरों और फौजी इमारतों में आग लगने की वारदातें 9 मई तक होती रहीं। फौजियों में रोज़ मशवरे भी होते थे। सदर बाज़ार की अवाम भी उनसे शरीक थी। कहा जाता है कि मशवरे काली पलटन के मंदिर और शापीर साहब के मकबरे में होते थे। 9 मई फैसले का दिन था, चुनाचे उस दिन सुबह को मुल्ज़िमों को परेड पर लाया गया। तमाम हिंदुस्तानी फ़ौज जमा की गई। फैसला जो बुलंद आवाज़ में सुनाया गया ये था कि 10-10 साल सख्त कैद और उसके बाद उन्हीं 85 अफसरान की जो अपनी फ़ौज की नाक समझे जाते थे वर्दियां पीछे से फाड़ दी गई। फ़ौजी संगीनों के पेरे में और तमाम सिपाहियों के सामने नहायत हक़ारत से हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ डाल दी गईं और उनके फ़ौजी निशानात छीन लिए गए। इस तरह जलील करके उनको जेल भेजा गया। उन्होंने गिड़गिड़ाकर रहम की दरख्वास्त की। मार्शमैन कहता है कि उनमें से बाज़ तो तमाम फ़ौज की नाक थे और कई मार्कों में सल्तनत की खिदमत अंजाम दे चुके थे। उन्होंने जनरल से रहम की दरख्वास्त की कि इस ज़िल्लत से माफ़ी दी जाए। अब सिपाहियों के दिल में फ़कत अपनी ज़ात बिगड़ने का ही वसवसा नहीं रहा था, बल्कि उसके साथ ही गुस्से की आग भी ये देखकर भड़क उठी थी कि उनके बेड़े वालों को बदमाशों की तरह जेल में भेज दिया गया। दोस्तों, हिंदुस्तानी सिपाही चुपचाप ये तमाशा देखते और पेचोताप खाते रहे और कर भी क्या सकते थे। गोरा फौज की संगीनें घेरे हुए थीं और तोपखाना सामने, मगर जब वो अपने घरों पर पहुंचे तो औरतों का जज्बा गैरत उबल पड़ा। क्या तुम मर्द हो? तुमसे तो हम औरतें अच्छी हैं। तुमको शर्म नहीं आती कि तुम्हारे सामने तुम्हारे अफसरान को हथकड़ियाँ पड़ी और तुम खड़े तमाशा देखते रहे? तुमसे कुछ न हो सका। लो ये चूड़ियाँ पहन लो और हथियार हमें दो, हम अफसरान को छुड़ाएंगी। कौन था जिसका ज़मीर तानो तशनी के ये तीर खाकर बेदार न होता? कौन था जिसका खून सिनफ़ नाजुक के ये जुमले सुनकर न खोलता? माओं ने अपने बेटों को, दुल्हनों ने अपने शोहरों को और बहनों ने अपने भाइयों को अंग्रेज़ फ़ौज से लड़ने पर आमादा किया। सदर बाज़ार की तवाइफ़ों ने उन फ़ौजियों को गैरत दिलाई जो शाम को तफरीह की गरज से जाते थे। तमाम रात सिपाहियों में खुफिया मशवरे हुए और फ़ौरन बगावत का प्रोग्राम बनाया गया। 20वीं रेजिमेंट का इसरार था कि अंग्रेज़ों का कत्लेआम हो, मगर बाकी सिपाही उसके हक़ में न थे। रात उन्हीं बहसों में बीत गई। दिल्ली को आदमी रवाना कर दिए गए कि हम 11 मई को पहुंचेंगे। अगले दिन यानी 10 मई को इतवार था। अफवाह फैली थी कि अब बाकी सिपाहियों का भी यही हशर होगा। शहर में इश्तिहारात भी चस्पा हुए। 10 मई की सुबह आ गई। अंग्रेज़ इत्मीनान से इतवार मना रहे थे। शाम को गिरजों की घंटियाँ बजी। तमाम अफसरान और दीगर अंग्रेज़ जमा हो गए। अगर हिंदुस्तानी सिपाही उस वक्त गिरजा पर हमला आवर होते तो उन अफसरान की बूटियां भी हाथ न आती, मगर इनकलाबी सिपाहियों का ये मकसद न था, इसलिए वो जेल की तरफ गए और अपने 85 अफसरान को आज़ाद करवा लिया। यहाँ भी वो जेल के अफसरान से कुछ न बोले, न सताया, न हाथ उठाया। क्या ये उनकी बहादुरी और नेक दिली का खुला मुजाहरा नहीं था? गिरजा की इबादत ख़त्म हुई और गोरा फ़ौज परेड पर जमा होने लगी। इनकलाबी सिपाहियों ने यह देख कर के गोरा फ़ौज उनके मुकाबले की तैयारी कर रही है, अपनी छावनी में आग लगा दी। कर्नल फिनिश जो अभी तक गुरूर से सरशार था, ये हंगामा देखकर सिपाहियों के पास आया और नहायत पुरगुरूर अंदाज में धमकियां देने लगा।
सिपाहियों ने कहा, हमारे सामने से चले जाओ, मगर कर्नल फिनिश ताकत हुकूमत के नशे में चूर था। चुनाचे और भी पुरगुरूर लहजे में धमकाने लगा। 20वीं रेजिमेंट तो पहले ही कत्लेआम की हामी थी। उसी रेजिमेंट के एक सिपाही की गोली ने फिनिश का घमंड खाक में मिला दिया। दोस्तों, अब तो हर तरफ से यही आवाज़ आती थी कि मार दो फरंगियों को। चुनाचे फरंगियों को चुन चुन कर मारा गया। शहर में हंगामा बरपा हो गया। शहरी और देहाती अवाम भी अपने टूटे फूटे हथियार लेकर हज़ारों की तादाद में जमा हो गई। ह्यूगो लिखता है कि शहरों और देहातों के भट्ठों से बेशुमार हिंदू मुसलमान निकल कर आ गए थे और अंग्रेज़ों के साथ दरिंदों जैसा सलूक कर रहे थे। अंग्रेज़ों के मकानात राख का ढेर हो गए। गोरा फौज ने इनकलाबियों पर गोलाबारी की। रात भर मुकाबला होता रहा। बागी सिपाही और शहर की आवाम जोश और गुस्से से बेकाबू हो चुकी थी। सिर्फ एक ही आवाज़ थी जो उनके खोलते हुए खून की तर्जुमानी कर रही थी, और वो ये थी कि मार दो फरंगियों को। दिल्ली और मीरठ के दरमियान टेलीग्राफ की तार काट दी गई। रेलवे लाइनों पर पहरा बिठा दिया गया। तकरीबन तमाम अंग्रेज़ अफसरान गुरूर की खाक में मिला दिए गए। दोस्तों, मीरठ की आवाम तो यहाँ अंग्रेज़ से 100 साला इंतकाम लेती रही और बागी फ़ौज तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक रात ही में दिल्ली की तरफ मार्च करने लगी। वो मुख्तलिफ रास्तों से रवाना हुए और एक तयशुदा मकाम पर मिल गए ताकि अंग्रेज़ फ़ौजें उनका मुकाबला न कर सकें। उनकी मुख्तलिफ पैदल और सवार टोलियाँ एक के बाद दीगर दिल्ली की तरफ रवाना होने लगीं। अब चांदनी रात में इनकलाबी सिपाही पूरी आनो बान के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। इसलिए मीरठ को छोड़कर हम भी दिल्ली के हालात का जायज़ा लेंगे। दोस्तों, उम्मीद है आज की किस्त आपको पसंद आई होगी। अगर ये किस्त आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर किस्त का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।